Hello and Namaskar. This is Rishabh Singh and you're watching Shri Ram Science. We are running a very important initiative called 1 PYQ 1 day, जहां पर हम प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन को पिक करते हैं एंड किस तरीके से उस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए, किस तरीके से हमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन राइट करना चाहिए, किस तरीके से हमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बॉडी को बाइफरकेट करना चाहिए एंड किस तरीके से प्रॉपरली कंक्लूड करना चाहिए किसी भी आंसर को, वो इस सीरीज में हम समझने की कोशिश करते हैं. एंड टुडेज सब्जेक्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी डायनेमिक वन एंड दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस. तो क्वेश्चन में आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन को कैरी आउट करना है, यू आर स्टक इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, यू आर कंफ्यूज्ड इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, तो जो भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन आप श्रीराम आईएएस के फ्री 1-to-1 मेंटोरशिप इनिशिएटिव में एनरोल कर सकते हैं. जो भी आपके डाउट्स हैं आप फ्रीली मेंटोरशिप फॉर्म में फिल कर सकते हैं और ये जो फॉर्म है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड वीडियो में पिन किया हुआ मिल जाएगा आपको, तो उसमें आप फ्रीली सभी डाउट्स पूछ सकते हैं एंड फिर हमारे क्वालिफाइड मेंटर्स आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे. सो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सार्क? व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन द टू? How are Indian foreign policy objectives realized by forming this new organization? तो आपने जब ये क्वेश्चन को गो थ्रू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में 3 सब पार्ट्स हैं. पहला पार्ट पूछ रहा है यूपीएससी, डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सार्क? सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट आर दी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन द टू? And the last sub part is how are Indian foreign policy objectives realized by forming this new organization? अब now you have to write this particular question in just 150 words. तो आपको बड़ी स्मार्टली इन तीनों ही सब पार्ट्स को 150 वर्ड्स के अंडर या इस लिमिट के तक ही आपको जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है. तो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, सिंपल जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का सिलेबस है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है. तो बहुत से एस्पिरेंट्स को ये क्वेश्चन इजी लगा होगा बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन दें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दें, बट यू हैव टू लिमिट योर आंसर क्योंकि इसमें 3 सब पार्ट्स हैं. तो पहला सब पार्ट देखेंगे, डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद हम सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटीज को समझेंगे एंड फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो बिम्स्टेक है ओवर द ईयर्स वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है इन कंपैरिजन टू शार्क. ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा गया, पहले ये समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है. शार्क में इश्यूज क्या आए हैं स्पेशली कुछ आपके 10 to 15 ईयर्स में, कि जो बायलैटरल टेंशंस हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसकी वजह से शार्क जो ऑब्जेक्टिव से फॉर्म किया गया था उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाया. सो इसी वजह से इंडिया को शार्क के बदले एक ऑल्टरनेटिव दिखा दैट इज बिम्स्टेक, क्योंकि वहां पर इंडिया पाकिस्तान की टेंशंस के वजह से जो इनिशिएटिव्स हैं, जो रेजोल्यूशंस हैं वो ब्लॉक नहीं होते हैं, प्लस रेगुलर समिट भी होते हैं. तो इसी वजह से ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेम किया गया है. तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप सिंपली जो है स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम शार्क की बात करें या हम बिम्स्टेक की बात करें, ये दोनों ही रीजनल ग्रुपिंग्स हैं. इन दोनों ही ग्रुपिंग्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाना है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना है, कनेक्टिविटी पर काम करना है. तो आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हो कि चाहे बिम्स्टेक हो चाहे शार्क हो, ये दोनों ही रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका सिंपल एम है दैट दे वांट टू प्रमोट इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन अमंग देयर मेंबर स्टेट्स. बट अब आप इसमें थोड़ा सा जो है एंगल ऐड कर सकते हो कि बिम्स्टेक बीम दी सब रीजनल आर्किटेक्चर, क्योंकि इसमें साउथ एशियन कंट्रीज को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से लिंक किया जाता है एंड उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन जो है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी लिंक किया जा सके. और जो शार्क ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैरालाइज्ड हो चुकी है एक तरीके से बिकॉज ऑफ द बायलैटरल टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसको उस टेंशन को अवॉइड किया जा सके. तो आपने सिंपल 3 से 4 लाइन में आपने सारी चीजें बता दी कि हाँ बिल्कुल शार्क और बिम्स्टेक दोनों ही का ऑब्जेक्टिव ये है कि रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, बट साउथ ईस्ट कंट्रीज के साथ बिम्स्टेक लिंक किया जा सकता है, लिंक करता है, इंडिया को लिंक कराता है. एंड इस वजह से जो लॉन्ग डिलेज हो रहे हैं इन शार्क, इसको जो है इंडिया जो है वो सक्सेसफुली अवॉइड कर सकता है. तो सिंपली आप जो है इसको सिंपली इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो. अब क्वेश्चन क्या, पहला पार्ट क्या कह रहा है, डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सार्क? डेफिनेटली.
अगर हम बिम्स्टेक और सार्क की बात करें तो दोनों ही पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे दोनों पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस हैं भाई? दोनों ही रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के ऑब्जेक्टिव के साथ इंप्लीमेंट किए गए हैं या एस्टैब्लिश किए गए हैं। रीजनल कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए, रीजनल कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इकोनॉमिक, वो आपका प्रमोट करते हैं कोऑपरेशन एंड रीजनल इश्यूज अमंग द मेंबर स्टेट्स, अमंग द मेंबर स्टेट्स। एंड दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का एम्फेसिस रहता है कि किस तरीके से ट्रेड हो गया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन हो गया, कनेक्टिविटी कोऑपरेशन हो गया, इन सब को किस तरीके से फुलफिल किया जा सके। तो डेफिनेटली शार्क एंड बिम्स्टेक बोथ आर पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन। करीब करीब जो हैं, देखिए अभी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज को तो हम समझेंगे, बट अगर हम होलिस्टिक देखेंगे, अगर हम होलिस्टिकली व्यू देख रहे हैं, होलिस्टिक व्यू से अगर हम देख रहे हैं, तो दीज बोथ आर दी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस विद अ सिंपल ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन एंड एम्फेसिस ऑन दी ट्रेड कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी कोऑपरेशन। तो पहला पार्ट जो है डेफिनेटली पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन से, और आपको सिंपली 2-3 ऑब्जेक्टिव बता देना है कि किस तरीके से रीजनल कोऑपरेशन को एनहांस करें, किस तरीके से रीजनल इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए, किस तरीके से ट्रेड एंड इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी कोऑपरेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन। सो वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकंड सब पार्ट इज द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज between SHARK and BIMSTEC. So firstly we'll go with the similarities कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं। तो अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो आप देखोगे इंडिया के इंपॉर्टेंट नेबरिंग कंट्रीज दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, जिसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड इंडिया। इंडिया तो कॉमन है ही, क्योंकि हम इंडिया के इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से सिमिलैरिटीज को समझ रहे हैं। सो इंडिया की इंपॉर्टेंट, हमारी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है फर्स्ट नेबरहुड, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट नेबरहुड, और इसी के साथ साथ लुक ईस्ट पॉलिसी। तो ये दोनों ही पॉलिसीज कहीं ना कहीं फुलफिल होती हैं, क्योंकि जो मेंबर कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज भी आ जा रही हैं, साथ ही साथ इसमें साउथ ईस्ट एशियन, 2 इंपॉर्टेंट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी है। तो मेंबरशिप के पर्सपेक्टिव में सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस है, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये भी कहीं ना कहीं सिमिलर्स हैं। एंड साथ ही साथ जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में या दोनों जो ग्रुपिंग्स में मेंबर कंट्रीज हैं, वो शेयर करते हैं कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक टाइज। चाहे हम सार्क की बात कर लें, चाहे हम बिम्स्टेक की बात कर लें, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटीज है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन की सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, एंड किस तरीके से जो मेंबर कंट्रीज हैं, बी इट इन दी शार्क और बी इट इन दी बिम्स्टेक, किस तरीके से इन मेंबर कंट्रीज को इंटीग्रेट किया जा सकता है इन डिफरेंट सेक्टर्स। चाहे हम कनेक्टिविटी की बात कर लें, चाहे हम इकोनॉमिक की बात कर लें, चाहे हम ट्रेड की बात कर लें, चाहे हम हेल्थ केयर की बात कर लें, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात कर लें, ठीक है, चाहे हम डिप्लोमेसी की बात कर लें। तो ये सब क्या है? ये इंटीग्रेशन है इन वेरियस सेक्टर्स। अब देखिए, आपको 3 से 4 सिमिलैरिटीज ही लिखनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन के 3 सब पार्ट्स हैं। अगर आप पूरी सिमिलैरिटीज लिखने लग जाएंगे तो जो वर्ड लिमिट है ना, वो आप क्रॉस कर जाओगे। तो यू हैव टू कंसाइज योर आंसर, यू हैव टू कंसोलिडेट योर आंसर। तो 2 से 3 सिमिलैरिटीज गिवन द मार्क्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड द वर्ड लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये जस्टिफाई होता है, ठीक है। तो हमने 3 इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटीज देख ली बिटवीन सार्क एंड बिम्स्टेक। नाउ अब हम डिससिमिलैरिटीज की बात कर लेंगे। अब देखिए, अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो सार्क में आपको 8 कंट्रीज हैं, एंड ये सब के सब साउथ एशियन कंट्रीज हैं। आप चाहो तो ये नाम भी मेंशन कर सकते हो, एनहांस भी हो जाएगा आपका आंसर। तो वी हैव अफगानिस्तान, वी हैव बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, साउथ एशियन कंट्रीज हैं। वहीं अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो इसमें आपको साउथ एशियन कंट्रीज के साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी देखने को मिलेगी, जहां पर 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं व्हेन इट कम्स टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इन बिम्स्टेक, एंड दीज आर म्यांमार एंड थाईलैंड। प्लस अगर हम एक और इंपॉर्टेंट डिससिमिलैरिटीज की बात करें
तो सार्क का लास्ट समिट कब हुआ था आपको शायद नहीं याद होगा, बट वहीं अगर हम बिम्स्टेक की बात करें, क्योंकि वहां पर जो कंट्रीज हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं, वहां पर एज सच कोई बहुत बड़ा बायलैटरल इश्यूज नहीं रहा है, इस वजह से बिम्स्टेक के रेगुलर समिट्स होते हैं। जब रेगुलर समिट्स होंगे, ठीक है, जब रेगुलर समिट्स होंगे तो क्या होगा, जब रेगुलर समिट्स होंगे तो उसके साथ साथ, जब रेगुलर समिट्स होंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ जो भी इनिशिएटिव्स हैं, जो भी रेजोल्यूशंस हैं, वो भी फुलफिल हो सकेंगे। जैसे आपका कालादान प्रोजेक्ट हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का, जहां पर हम जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, जो मूवमेंट ऑफ पीपल है, उसे स्मूथ करना चाहते हैं। हालांकि इश्यूज आ रहे हैं, बट ये जो इश्यूज हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज के इश्यूज हैं, ये इन समिट्स में रिजॉल्व किए जाएं। इसी वजह से रेगुलर समिट्स होते हैं जो कि हम सार्क में नहीं देखते हैं। एंड यही एक मेजर रीजन भी था कि इंडिया ने फिर यह सोचा कि बिम्स्टेक एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन है, एक बेटर ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन है व्हेन इट कम्स टू रीजनल ग्रुपिंग, क्योंकि इसमें हम साउथ एशियन कंट्रीज एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज दोनों के साथ अपने अपने जो इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल कर सकते हैं। एंड जो थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिमिलैरिटी है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की है। अगर हम सार्क के, जिसे हम साफ्टा कहते हैं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, एंड वहीं अगर हम बिम्स्टेक के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करें तो इन दोनों ही फ्री ट्रेड्स में डिफरेंस, स्कोप, इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा स्कोप में, ऑब्जेक्टिव में। जो साफ्टा है, दैट इज साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ये मोस्टली जो है आपका टैरिफ्स पर फोकस करता है। बट अगर हम बिम्स्टेक के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करें, क्योंकि बिम्स्टेक के रेगुलर समिट्स होते हैं, बिम्स्टेक के रेगुलर समिट्स होते हैं, दैट्स व्हाई जो गोल है बिम्स्टेक के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का वो ब्रॉडर है कंपेयर टू साफ्टा। चाहे हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर लें, हम टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन की बात कर लें, या फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन की बात कर लें, तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एंड जो बिम्स्टेक का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, दोनों के स्कोप में, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके तीन इंपॉर्टेंट डिसिमिलैरिटीज हो गए बिटवीन बिम्स्टेक एंड सार्क। नाउ वील मूव टू दी थर्ड एंड द लास्ट सब पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि किस वजह से इंडिया के लिए बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि सार्क में हमने देखा कि एक स्टैग्नेंट आ चुका था, एक स्टैग्नेशन आ चुकी थी। क्यों? क्योंकि रेगुलर समिट्स होते नहीं थे। जो भी इनिशिएटिव्स इंडिया पुट आउट करता था, जो भी रेजोल्यूशन इंडिया जो है प्रेजेंट करता था, पाकिस्तान को, तो आपको पता है पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान एक बहुत बड़ी गलतफहमी रही है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी रही है पाकिस्तान के फेल्ड स्टेट होने में। पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, यह गलतफहमी नहीं है। पाकिस्तान क्यों फेल्ड स्टेट है, उसका एक बड़ा मेजर रीजन ये रहा है कि पाकिस्तान थिंक कि उनकी बड़ी एक राइवलरी है इंडिया के साथ। चाहे हम स्पोर्ट्स की बात कर लें, हम क्रिकेट की बात कर लें, या फिर हम और सेक्टर्स में भी बात कर लें, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो क्योंकि इंडिया अगर कोई प्रपोजल प्रेजेंट कर रहा है तो पाकिस्तान का जो वो राइवल वाला अननेसेसरी का जो राइवल वाला इंस्टिंक्ट है वो अवेक कर जाता है। एंड इस वजह से मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव्स, प्रपोजल्स, जिससे इंडिया और जो साउथ एशियन रीजनल ग्रुपिंग स्ट्रांग हो सकती थी, वो कभी हो ही नहीं पाई। तो जो चीज सार्क में नहीं हो पा रही है वो इंडिया जो है बिम्स्टेक में कर ले रहा है, या बिम्स्टेक में कर सकता है। क्या? कि जो रीजनल कोऑपरेशन है, इंडिया को बिम्स्टेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगता है जहां पर रीजनल कोऑपरेशन को एनहांस किया जा सकता है डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर वो टेक्नोलॉजी हो, या फिर हेल्थ केयर हो, डिफरेंट सोशल इश्यूज, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो। तो इंडिया के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है बिम्स्टेक व्हेन इट कम्स टू रीजनल कोऑपरेशन। फिर कई सारे इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी एंड ट्रेड इनिशिएटिव्स भी हैं बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कालादान हो गया, BBIN, जिसमें आपको बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट किस तरीके से एनहांस की जा सकती है, ये इनिशिएटिव्स है या ये उसका ऑब्जेक्टिव है। हालांकि अभी इश्यूज हैं, डिलेज आ रहे हैं, कालादान में भी डिलेज हैं, बिकॉज म्यांमार में जो सिचुएशन है बहुत स्मूथ नहीं है। BBIN में भी जो भूटान है उसके अपने कंसर्न्स हैं, क्योंकि भूटान में
पॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो भूटान का अपना एक कंसर्न है कि अगर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट स्मूथ होगी तो पॉल्यूशन जो है उसको कैसे टैकल किया जा सकेगा। तो ये सारे कुछ, ऐसा नहीं कि ये सारे इनिशिएटिव जो हैं, प्रोजेक्ट जो हैं बड़ी स्मूथली इंप्लीमेंट हो चुके हैं, डिलेज आ रहे हैं, बट एक्चुअली इसमें इंप्रूवमेंट है। बट देयर इज इंप्रूवमेंट, देयर इज सम कंसेंसस बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, बट ऐसा जो है हमें सार्क में देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज देयर इज कांस्टेंट स्टैग्नेशन। एंड फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सार्क में पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपने आप को कहता है कि चाइना जो है वो उसका ऑल वेदर फ्रेंड है। तो अगर कोई भी इनिशिएटिव इंडिया प्रेजेंट कर रहा है सार्क में जो कि इंडिया की इंपॉर्टेंस को बढ़ा सकता है व्हेन इट कम्स टू रीजनल ग्रुपिंग, तो ऐसे में चाइना का भी प्रेशर आता है पाकिस्तान को कि भाई ये सब जो भी इनिशिएटिव से ब्लॉक करो। ये चीज बिम्स्टेक में नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं है, बट हां जिस तरीके से सार्क में पाकिस्तान एक्ट करता है उस तरीके से यहां पर नहीं है। तो बिम्स्टेक में इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रेगुलर समिट्स से क्या हो सकता है कि जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है वहां पर चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सकता है। तो ये 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो बिम्स्टेक है वो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है एंड एक ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन की तरह राइज कर चुका है अगर हम सार्क की बात करेंगे तो ये था कंप्लीट एनालिसिस कि किस तरीके से वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कैसे हम सब पार्ट्स को आंसर करेंगे, किस तरीके से हम जो है कंक्लूजन करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर से करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।